हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज पेपर एनालिसिस 20 सितंबर का। 20 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो मणिपुर से। और मणिपुर के अंदर में कल जो NH2 जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है, वहां पर एम्बुश हुआ। और एम्बुश इसके ऊपर हुआ, असम राइफल्स की गाड़ी जा रही थी, जहां पर 2 असम राइफल के जो जवान वो शहीद हो गए हैं और जो 5 है वो इंजर्ड हो चुके हैं। जो इंजर्ड है उनको इम्फाल के RIMS जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में यहां पर भर्ती करवा दिया। अब मणिपुर के अंदर में इस तरह की जो घटना है वो घटी है, और घटना घटी तो यहां पर जो अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके अंदर में मैतेई इंसर्जेंट ग्रुप जो है, जो PLA है, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसके ऊपर यहां पर संदेह जाता है। ये मेन बात थी। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मणिपुर जहां पर जो अस्फा है वो हटा दिया गया था, और मणिपुर जो है वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच में मई 2023 को वहां पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, जहां पर मैतेई और कुकी ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है। वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ता है कि 13 फरवरी 2025 को मणिपुर की जो N बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार को हटा दिया जाता है और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। इस समय मणिपुर के अंदर में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहां पर शासन कर रही है। और उसी शासन के दरमियान एक NH2 के ऊपर में जो आर्मी के कॉन्वॉय है उसके ऊपर हमला हुआ। यह सवाल उठाता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है, क्या मणिपुर के अंदर में नॉर्मलसी आ रही है। यहां पर एक और बात आती है कि 13 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मणिपुर गए थे, और मणिपुर के अंदर में उन्होंने अर्ज किया था कि वो चाहते हैं कि मणिपुर के अंदर में शांति दोबारा से बहाल हो जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी चूड़ाचांदपुर और इम्फाल गए थे, उन्होंने भी इस NH2 का इस्तेमाल किया था। अगर यहां पर PLA ने एक हफ्ते बाद यहां पर आर्मी एम्बुश किया है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कॉन्वॉय था वहां पर भी किसी तरह का हमला हो सकता था? तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के ऊपर भी सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि मणिपुर के अंदर में शांति कब लौटेगी। सरकार नहीं है, सेंटर का लॉ चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल है। अजय कुमार भल्ला जो गवर्नर हैं वो यहां पर अपॉइंट किए गए हैं, और वो होम सेक्रेटरी रहे हुए। यहां पर अब हमें देखना पड़ेगा कि मणिपुर के अंदर में शांति कब लौटेगी, और इससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है जब होगी वो हम आपके लिए। अभी के लिए जो बिशनपुर जो रीजन है जहां पर ये घटना घटी, वहां पर अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो ये रीजन है बिशनपुर, यहां पर पिछले 3 साल पहले ही यहां पर अस्फा हटाया गया था, और इसीलिए यहां पर जो आर्मी कन्वॉय है वो आसानी से जा रहा था। तो क्या मणिपुर के अंदर में दोबारा से आर्मी का शासन लाना पड़ेगा, और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से यहां पर विफल रही है? आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वो इंडिया USA के बीच में जो ट्रेड पैक्ट है उससे रिलेटेड। इंडिया USA के बीच में जो ट्रेड पैक्ट है, इस साल के 13 फरवरी को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी USA की यात्रा के ऊपर में गए थे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, तब ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया और USA जो है वो एक ट्रेड डील करे। और ये ट्रेड डील जो है, इससे रिलेटेड बातचीत भी हो रही थी, जिस बीच में जो USA है उसने इंडिया के ऊपर 25% करके टोटल 50% के टैरिफ लगा दिए। और अगस्त के महीने में जो ट्रेड डील से रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेशन आने वाला था वो नहीं आया था। अभी मैंने आपको बताया था कि इसी हफ्ते जो रिप्रेजेंटेटिव है वो USA के यहां पर आए थे, और राजेश अग्रवाल जो हमारे डेलीगेशन को लेड कर रहे थे, उनके बीच में बातचीत हुई। अब यहां पर एक नई डेवलपमेंट पता चली है, जहां पर पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनका डेलीगेशन जो है वो USA जाने वाला है। और यहां पर इंडिया USA के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो डील है वो यहां पर हो सकती है। यहां पर एक और डेवलपमेंट है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का जो सेशन है वो अब चलने वाला है, और 26 तारीख को हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, वो
रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, और यहां पर इंडिया की जो बात है वो रखेंगे संयुक्त राष्ट्र के अंदर। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो यूएसए जाने वाले हैं, और यहां पर अब देखना यह होगा कि जो ट्रेड डील से रिलेटेड जो बात जो बंद हो गई थी और जो अभी शुरू हुई, अब उसका क्या इंपैक्ट निकलता है। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं उन्होंने ये बात कही थी कि 30 नवंबर तक इंडिया और यूएसए के बीच में जो 50% के जो टैरिफ लगे हैं, जिसमें 25% एडिशनल टैरिफ इसलिए लगे हैं क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज करते हैं, यहां पर ये खत्म हो सकते हैं। ये इंडिकेशन उनकी तरफ से आई थी, और अब यहां पर इंडियन डेलीगेशन यूएसए जाने वाला है, तो ये दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो तैयारी वो कितनी ज्यादा है, और इंडिया यूएसए के बीच में कोई ट्रेड पैक्ट साइन। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सैम पित्रोदा से रिलेटेड है। सैम पित्रोदा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है हमारी, उसका जो ओवरसीज विंग है उसके प्रेसिडेंट है, और राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु बताए जाते हैं। यहां पर कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने ये कहा कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, और स्पेशली जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये उनके लोगों के साथ और उनके साथ यहां पर एट होम फील करते। मतलब कि उनका कहना यह था कि जब भी वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर में जाते हैं तो उन्हें बड़ा होमली फील होता है। तो यहां पर अब टारगेट किया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु है सैम पित्रोदा, वो पाकिस्तान की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और यहां पर एक सवाल भी उठा रही है बीजेपी पार्टी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्या वो पाकिस्तान की तरफ सिंपैथाइज करती। पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया के अंदर में ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम अटैक हुआ था, और जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान कर रहा है, और यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ओवरसीज जो विंग है उसके हेड जो हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए क्योंकि यहां पर उन्हें शांति मिलती है। ये सवाल उठाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो यासीन मलिक से रिलेटेड है। यासीन मलिक जो तिहाड़ जेल के अंदर में बंद है, और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में उन्होंने कल 85 पेज का एक एफिडेविट फाइल किया। यासीन मलिक जो JKLF जो एक बैंड संगठन है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम से, यहां पर उन्होंने कहा कि 85 पेज के इस एफिडेविट के अंदर में कहा कि जब से वो JKLF के चीफ बने, यहां पर कितने सारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई। यहां पर उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के अंदर में जिस तरह से इंसर्जेंसी हो रही है, यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहां पर उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। यहां पर उन्होंने हर एक प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, जहां पर शुरुआत की PV नरसिम्हा राव से, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, VP सिंह, IK गुजराल, मनमोहन सिंह, इन सबका यहां पर नाम लेते हुए ये कहा कि इन सब प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने बातचीत की, और यहां पर पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते मजबूत करने की बात आती है, यहां पर उनकी इस्तेमाल कर रही थी सरकार। यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि 2006 के अंदर में उस समय के जो IB के स्पेशल डायरेक्टर थे VK सिंह जी, उन्होंने उनसे कहा था कि वो हाफिज सईद जो लश्कर तोयबा के जो हेड है, यहां पर उनसे बातचीत करने के लिए कहा था, और ये बातचीत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में हुई थी। वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी से भी मिले। इस 85 पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर में इस समय जो हमारे NSA है, अजीत डोवाल, उनका भी नाम आया है। अटल बिहारी वाजपेयी के जो NSA थे, ब्रिजेश पटेल, उनका भी नाम आया है। और यहां पर 85 पेज के अंदर में अब यासीन मलिक ने यह कहा है कि अब उनके खिलाफ जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड जो बातचीत हो रही है, यहां पर वो एज ए एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट। अब देखना यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो उनके 85 पेज का जो एफिडेविट है क्या उसको मानती। और यहां पर जो बीजेपी है वो अब टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी को कि किस तरह से जो मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, कि यासीन मलिक की मदद से जो लश्कर तोयबा के चीफ है उनसे बातचीत करवा रहे थे। किस तरह की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस पार्टी की थी, ये अब टारगेट भी कर रही है बीजेपी पार्टी। आपका इन दोनों न्यूज से रिलेटेड क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट था वो कैसा था, और यासीन मलिक के एफिडेविट से आप क्या मानते हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो न्यू दिल्ली से रिलेटेड। न्यू दिल्ली इंडिया की राजधानी, और यहां पर अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जहां पर जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं अर्बन हाउसिंग के मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने यहां पर लगभग 57,000 करोड़ रुपए का एक प्लान जो है वो अनावरण किया। यहां पर न्यू दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता जी, वो भी यहाँ पर थी, और यहाँ पर ये कहा गया है कि नई दिल्ली के अंदर में अब एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, और दिल्ली की सड़कों के अंदर में जिस तरह से जो पानी बहता है यहाँ पर उसके ऊपर रोकथाम की जाएगी। यहाँ पर अब जो प्लान बनाया है वो 2 फेज के अंदर में चलेगा, जहां पर पहले फेज के अंदर में जो मकरपुर, दबास, रोहिणी, जो प्रेम नगर फेज नंबर 1, 2, 3 और इस पास का जो एरिया है, यहां पर प्रॉपर अब कैचमेंट एरिया ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा अगले 5 साल के अंदर में। और ये जब पूरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जब पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, तो नई दिल्ली के अंदर में जो वाटर लॉगिंग के सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यहां पर जब ये रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा था, जब इसके बारे में बताया जा रहा था, तो यहां पर यह भी बात की गई दिल्ली के अंदर में जो पानी बढ़ रहा है, जो फ्लड्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही है। यहां पर यह कहा गया कि 1976 के अंदर में जब दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 60 लाख थी, अब 2.5 करोड़ पहुंच चुकी है। और यहां पर न्यू दिल्ली के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो प्रॉपरली एडिक्वेटली नहीं बनाया गया है, और इसीलिए यहां पर अब जो ये प्लान है ये बनाया गया। यहां पर मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बात और कही, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को अब्सटेन कर दिया है, यहां पर उन्होंने कहा कि अब जो सरप्लस पानी इंडिया के पास है वो हरियाणा और दिल्ली की जो वाटर नीड है उसको यहां पर फुलफिल कर सकता है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनसे रिलेटेड। यहां पर उन्होंने दो चीजों के बारे में बातचीत की। सबसे पहली बात जो है वो इंडिया कनाडा के रिश्तों से रिलेटेड। इंडिया कनाडा के जो रिश्ते हैं वो पिछले साल नवंबर के महीने में बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, जब जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पर, उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि हरजीत सिंह निज्जर जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट है उसकी जो हत्या हुई थी, यहां पर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं यहां पर इन्वॉल्व थे। उसके बाद जो इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए थे, और इस लेवल तक खराब हो गए थे कि जो हाई कमिश्नर हैं उन सबको यहां पर वापस भेज दिया गया। अब मार्क केंड्री की सरकार बनी है, और मार्क केंड्री की सरकार के अंदर में जिस तरह से इंडिया G7 की जो सबमिट हुई थी यहां पर इनविटेशन मिला, और उसके बाद इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हुए हैं। यहां पर अब जो NSA हैं कनाडा के, वो इंडियन NSA से यहां पर बातचीत कर रहे हैं। यहां पर एक और बात है कि जो NSA और जो मिनिस्टर जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार के अंदर में इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे, अब चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं उनको मजबूत किया जाए। वहीं पर रणधीर जायसवाल जी ने एक और बात कही, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो जैश-ए-मोहम्मद जो एक टेररिस्ट आउटफिट है, उनके एक कमांडर ने जिस तरह से यह बताया है कि 7 मई को जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहां पर अटैक किया था पाकिस्तान के जो टेररिस्ट आउटफिट के ऊपर में, और यहां पर उस समय के जो आर्मी चीफ थे और इस समय अब जो फील्ड मार्शल बन चुके हैं आसिम मुनीर, यहां पर उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो उन टेररिस्ट आउटफिट की जो टेररिस्ट मारे गए उनके जनाजे के अंदर में यहां पर पहुंचे थे। और यहां पर यह बात बिल्कुल चरितार्थ हो जाती है कि जो पाकिस्तान है वहां पर टेररिस्ट और मिलिट्री का एक नेक्सस चल रहा है, और यहां पर अब जैश कमांडर का जो स्टेटमेंट है वो इस बात को पूरी तरह से उजागर कर देता है। यहां पर रणधीर जायसवाल जी ने बताया कि अब ये हमें पुख्ता सबूत दे रहा है कि इंडिया ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया है, तो यहां पर अब पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है और टेरर स्टेट है। और यहां पर अब FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर में अगर इंडिया इस बात को लेके जाएगा तो उसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है, और पाकिस्तान दोबारा से FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर में जा सकता है। वहीं पर एक और स्टेटमेंट आई है, जहां पर हमारे एयर चीफ जो है AP सिंह, यहां पर उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स जो है उससे यह सीखना चाहिए कि कब आपको शुरू करना है और कब आपको खत्म करना है कॉन्फ्लिक्ट।
यहां पर वो कह रहे थे कि जिस तरह से अब ड्रोन्स का जो टाइम आ गया है, जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा ड्रोन चाहती हैं, यहां पर उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा से एक प्रॉपर सिनर्जी रखती है, जहां पर अनमैन्ड और मैन्ड व्हीकल्स प्रॉपर रेशियो में रहते हैं, और इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमेशा ये बनाकर रखेगी कि हम हमारा जो ऑफेंस और डिफेंस किस तरह से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जुडिशरी से आई, जहां पर पहली खबर जो है वो भानु मुश्ताक जो बुकर प्राइज विजेता है, यहां पर उनको स्टेट इनविटेशन दिया था कर्नाटका की सरकार ने। मैसूर के अंदर में जो दशहरे का फेस्टिवल होता है, यहां पर जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच यहां पर ये कहा कि भानु मुश्ताक जो एक मुस्लिम है, यहां पर केस ये था कि भानु मुश्ताक मुस्लिम है और मुस्लिम होने की वजह से जो दशहरे का जो फेस्टिवल है उसको यहां पर ओपन इनोग्रेट नहीं कर सकते। यहां पर उन्होंने कहा था कि जो पक्षधर थे, यहां पर जो पिटिशनर थे, उन्होंने कहा कि जो अग्र पूजा की जाती है यहां पर एक हिंदू का होना अनिवार्य है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को पूरी तरह से नकार दिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो संविधान का जो प्रियम्बल है वो ये बात सुनिश्चित करता है कि हमारा जो देश है वो एक सेकुलर देश है, और सेकुलर देश होने की वजह से यहाँ पर हम किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने जिस तरह से फैसला लिया है ये पूरी तरह से सराहनीय है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो दिल्ली के अंदर में 2020 के अंदर में जो दंगे हुए थे, और दंगों के जो आरोपी हैं जो यूएपीए के तहत जेल के अंदर में बंद है, जेल के अंदर में जो बंद है उमर खालिद और उनके साथ जो 9 लोग हैं, उनकी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगी थी बेल से रिलेटेड, यहाँ पर बेल जो है वो नहीं हो पाई, किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं हुई थी। और उसके बाद अब प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं और योगेंद्र यादव जो हैं वो यहाँ पर अब जंतर मंतर के अंदर में प्रोटेस्ट करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो बेल है वो एक फंडामेंटल राइट है। 5 साल हो गए हैं, अभी तक किसी भी तरह की चार्जशीट और किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं शुरू हुई है। जब कार्रवाई नहीं शुरू हुई है तो यहाँ पर जो एक्यूज्ड उनको यहाँ पर बेल मिलनी चाहिए। और अब देखना यह होगा कि अगले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहाँ पर जो बेल से रिलेटेड बातचीत होगी उसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो एजीआर से रिलेटेड। एजीआर जिसका मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। यहाँ पर भारती एयरटेल जो वोडाफोन आई जो वीआई बन चुका है और जो टाटा टेलीकॉम सर्विसेज है, इनके 2016 और 2017 के जो एजीआर हैं वो यहाँ पर पेंडिंग है। इससे रिलेटेड जो पिटीशन थी वो 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जहां पर अब तीनों की तीनों कंपनीज को ये कहा गया था कि आपको जो पेनल्टी है वो सारी की सारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो तीनों की तीनों पार्टीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा है कि हमें यहाँ पर पूरा डिस्प्यूट जो है उसको यहाँ पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है उससे भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी ताकि जो एजीआर का जो मुद्दा है यहाँ पर सॉल्व किया जा सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो बॉम्बे हाई कोर्ट से आई। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगी हुई थी, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक जो स्टूडेंट उसने यहां पर ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने के बाद अब यहां पर उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई थी, और एफआईआर को क्वेश्चन करने की बात हो रही थी। यहां पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने यहां पर जो एफआईआर है उसको क्वेश्चन करने से मना कर दिया। यहां पर जो अक्यूज्ड उनके जो वकील हैं वो यहाँ पर ये कह रहे थे कि एक ब्राइट स्टूडेंट है और उसने गलती कर दी है, और ओरल यहाँ पर उसने माफी भी मांग ली है। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह से भद्दी टिप्पणी की गई थी स्टूडेंट के द्वारा, वो कितना भी ब्राइट स्टूडेंट हो, यहाँ पर उसके खिलाफ जो एफआईआर है वो क्वैश नहीं की जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो दिल्ली हाईकोर्ट से आई है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में जो एमजे अकबर जो मोदी गवर्नमेंट की जो पहली टर्म थी, यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर थे और उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगाए गए थे, जहां पर वो बाइज्जत बरी हो गए थे। अब यहाँ पर जो एमके अकबर है उन्होंने जो डिफ्लेमेशन केस है उसको यहाँ पर ट्रांसफर करने की डिमांड रखी थी, अब यहाँ पर वो ट्रांसफर हो गया।
जो लास्ट खबर आ रही है जुडिशरी से रिलेटेड, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अब यहां पर एक एनजीओ पहुंची है, जहां पर उन्होंने कहा कि जून के महीने में जहां अहमदाबाद के अंदर में जिस तरह से जो विमान हादसा हुआ था, यहां पर अब जो इंक्वायरी कर रही है AIIB, अब उसकी जो प्रोब, जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है, उसके अंदर में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, और यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप यहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। अब देखना यह है कि जो केस है वो लिस्ट हुआ है, क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक और पिटिशनर बनकर यहां पर जो इंक्वायरी हो रही है उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो कर्नाटका से आई, और कर्नाटका के अंदर में राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, यहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि कर्नाटका की जो अलंद विधानसभा सीट है वहां पर डिस्क्रिपेंसी, और उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर में वोट चोरी हो। यहां पर उन्होंने कहा कि 6018 किस तरह से इतनी सारी जो वोट हटाने की जो एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन लगी थी, यहां पर अब प्रियम खड़के और अलंद सीट से जो MLA है, यहां पर उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो यहां पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। वहीं पर जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो कर्नाटका के हैं, उन्होंने बताया कि हमने पूरी तरह से यहां पर जितनी भी जो इंफॉर्मेशन थी वो स्टेट की CID को दे रखी है। यहां पर कर्नाटका की जो सरकार है और जो CID की टीम है यहां पर किसी भी तरह की जांच नहीं कर रही है, और अब यहां पर हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। कौन सी पार्टी यहां पर सही बोल रही है, जब तक जुडिशरी इंटरवेन नहीं करेगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर जुडिशरी को जल्दी इंटरवेन करके हमें बताना चाहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन सही बोल रहा है या कांग्रेस पार्टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो USA से आई, और USA के अंदर में तेलंगाना के जो मोहम्मद निजामुद्दीन जो एक टैकी है, यहां पर गूगल के अंदर में काम करते थे और 31 साल के उनकी हत्या कर दी गई थी। उनको पुलिस ने, कैलिफोर्निया की पुलिस ने यहां पर गोली मार दी थी, और यहां पर यह कहा गया था कि वो अटैक कर रहे थे किसी को। यहां पर अब जो टैकी हैं उनके फादर यहां पर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ रेसिज्म हो रहा था और रेसिज्म के खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे, और इसीलिए यहां पर उनकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर अब टैकी के जो फादर है वो चाहते हैं कि जो भारत सरकार है वो उनकी बॉडी को यहाँ पर वापस लेके आया जाए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रिलेटेड। रेवंत रेड्डी ने यहां पर एक नई एनालॉजी का इस्तेमाल किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से बातचीत कर सकती है, तो यहां पर माओवादिस्ट के साथ कोई भी बातचीत क्यों नहीं हो रही। यहां पर बड़ा ही जो पेचीदा मसला जो है वो रेवंत रेड्डी ने उठाया है, लेकिन यहां पर ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पर जो माओवादिस्ट है उनके सामने ऑप्शन दे रखा है कि वो जल्दी जल्दी सरेंडर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो CPIM जो एक बैंड पार्टी है, उन्होंने यहाँ पर एक लेटर भी जारी किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि वो अगले 1 महीने के अंदर में पूरा सरेंडर कर सकते हैं और देश से जो नक्सलिज्म है उसको खत्म किया जा सकता है। अब यहां पर क्या आप रेवंत रेड्डी की बात से सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं? जो भी आपका कमेंट है, आप जो भी आपका विचार है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो पाकिस्तान से रिलेटेड। 2 खबरें हैं, दोनों की दोनों पाकिस्तान से रिलेटेड है, जहां पर पहली खबर जो है वो सऊदी और पाकिस्तान के जो डिफेंस पैक्ट है उससे रिलेटेड। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो एक पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट, वो साइन हुआ था, और उसके अंदर में यह कहा गया था कि अगर कोई भी देश सऊदी के ऊपर हमला करता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला माना जाएगा, कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो सऊदी के ऊपर भी हमला माना जाएगा। अब यहां पर एक नई डेवलपमेंट पता चल रही है, जहां पर पाकिस्तान जो है वो अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो न्यूक्लियर डिटरेंट है, वो भी शेयर कर सकता है सऊदी अरेबिया के साथ। अब यहां पर एक बात सोचिए, जो पाकिस्तान है वो अकेला ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और अगर न्यूक्लियर जो बॉम्ब उसकी शेयरिंग होगी सऊदी अरेबिया के साथ, तो उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में यहां पर एक होड़ चल पड़ेगी, और होड़ इस बात की होगी कि कौन न्यूक्लियर वेपन रखता है। यहां पर हमें अब
प्रॉपर इंटरवेन चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जो है यहां पर आए और एक प्रॉपर फैसला किया जाए कि जो न्यूक्लियर ट्रीटी है यहां पर कोई भी देश दूसरे देश को जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो नहीं दे सकता। और सबसे जरूरी जो बात वो इजराइल के लिए यहां पर एक सिग्नल दे दिया गया है। इजराइल जो मिडिल ईस्ट के अंदर में इकलौती कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब अगर सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को शेयर करेगा तो मिडिल ईस्ट के अंदर में अब 2 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। और उसके बाद अब जिस तरह से ईरान के ऊपर में अलग अलग सैंक्शंस लगे हुए हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ बढ़ना चाह रहा था, तो क्या जो वो क्लेम है उसके अंदर में कुछ कमी आएगी। एक और खबर है जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, जहां पर पाकिस्तान के अंदर में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, जो BLA उसको एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित करना चाहते थे। और यहां पर जो पाकिस्तान और चाइना है वो उसके समर्थन में थे। यहां पर USA, फ्रांस और UK ने यहां पर वीटो किया है और जो BLA है उसको अब जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है UN डेजिग्नेटेड वो नहीं कहा गया। अब हम चलते हैं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग से रिलेटेड। यहां पर मेन मुद्दा जो था वो टिकटॉक से रिलेटेड था, जहां पर टिकटॉक की जो डील है वो फाइनलाइज हो चुकी है। और यहां पर अब अगले महीने साउथ कोरिया के अंदर में जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे और फाइनली टिकटॉक की जो डील है वो फाइनली हो जाएगी। यहां पर शी जिनपिंग ने एक और बात कही है कि जो चाइनीज फर्म उनके खिलाफ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो USA के अंदर में नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने एक डिमांड रखी है। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या उस डिमांड को मानेंगे, ये देखने की बात है। अब जो नेक्स्ट 2 खबरें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, जहां पर पहली खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने $15 बिलियन का एक लॉसूट जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ यहां पर फाइल किया था, जिसको कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। यहां पर उसको पूरी तरह से मना कर दिया है। यहां पर ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से $15 बिलियन का जो लॉसूट फाइल किया है ये टोटली बेसलेस है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की है, जहां पर उन्होंने कहा जो बगरगाम एयरबेस है जो अफगानिस्तान में है, यहां पर वो चाहते हैं कि उस एयरबेस को दोबारा से USA हथिया ले। अब यहां पर देखना यह होगा कि अफगानिस्तान से जब USA मिलिट्री चली गई थी और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप इस एयरबेस को क्यों यहां पर हथियाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो नेपाल से है, जहां पर नेपाल के अंदर में जेनजीज प्रोटेस्ट हुआ था। और यहां पर उसके बाद जो KP शर्मा ओली जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, अब यहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो फॉरेन इन्फिल्ट्रेशंस की वजह से यहां पर उनकी सरकार गई और जेनजीज प्रोटेस्ट जो है जो वायलेंट हुआ था, यहां पर उनकी सरकार का कोई भी रोल नहीं था। वहीं पर इस समय जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं सुशीला कार्गी जी, उन्होंने कहा कि वो अब जेनजीज प्रोटेस्ट जिस वजह से हुआ था, जिसका मेन रीजन जो था वो करप्शन था, और अब उसके ऊपर काम किया जाएगा और नेपाल के अंदर में अब नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आएंगी और करप्शन जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो EU से रिलेटेड है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हैं वो चल रही है। यहां पर इसी बीच में अब EU जो है वो प्रपोज कर रही है कि जो रशियन सैंक्शंस हैं उनके ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाए जाए। अब यहां पर जो अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो इंडिया के ऊपर भी कुछ सैंक्शंस लग सकते हैं और इसकी वजह से जो EU और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी जो बातचीत है वो उसके अंदर में खलल पड़ सकता है। अब इससे रिलेटेड क्या सैंक्शंस लगेंगे, क्या किसी इंडियन कंपनी के ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे, क्या हमारे किसी प्रोडक्ट के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, वो सब देखने की बात है। और जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेली यूट्यूब चैनल। थैंक यू।